अच्छा बच्चा, स्टार्टिंग विद द नेम ऑफ अल्लाह अलमाइटी। इन द प्रीवियस पार्ट ऑफ योर चैप्टर नंबर 14 डिस्कशन वी डिस्कस टिल प्रॉब्लम नंबर 14-2। अब हम 14-3 से स्टार्ट करेंगे। 14-3 को हमने स्किप करना है। हमारी डिस्कशन आगे चल रही है 14-4 के ऊपर, ठीक है। फोर्टीन डैश फोर में अगर देखें, वो कहते हैं द हाउ वे कंपनी स्टॉक होल्डर्स इक्विटी अकाउंट फॉलोज। उनका स्टॉक होल्डर्स इक्विटी कॉमन स्टॉक दिखा रहा है 16 लाख के, पेड इन कैपिटल इन एक्सेस ऑफ पार दिखा रहा है 10 लाख के, रिटेन अर्निंग दिखा रहा है 19 लाख के, स्टॉक होल्डर्स इक्विटी दिखा रहा है 45 लाख के। द अर्निंग अवेलेबल फॉर कॉमन स्टॉक की अर्निंग का मतलब है हमने प्रेफर स्टॉक को डिविडेंड दे दिया। वैसे तो प्रेफर स्टॉक का इसमें कोई जिक्र ही नहीं है, तो परेशान ना हो। फ्रॉम द पीरियड्स ऑपरेशंस आर 1 लाख। अर्निंग अवेलेबल फॉर कॉमन स्टॉक कितनी है? 1 लाख की, विच हैज़ बीन इंक्लूडेड एज पार्ट ऑफ 1.9 मिलियन। जो उन्होंने कहा इस ये जो अर्निंग रिटेन्ड अर्निंग का पार्ट बन चुकी है, यानी 19 लाख के अंदर वो जो आपकी 1 लाख की अर्निंग अवेलेबल फॉर कॉमन स्टॉक है वो उसका हिस्सा बन चुकी है। एज पार्ट ऑफ 1.9 रिटेन्ड अर्निंग, व्हाट इज़ द मैक्सिमम डिविडेंड पर शेयर दैट द फर्म कैन पे, अज्यूम दैट द लीगल कैपिटल इंक्लूड्स ऑल पेड इन कैपिटल। वो कहता है कि अगर हम कंपनी अपने शेयर्स को डिविडेंड देना चाहें तो व्हाट इज़ द मैक्सिमम डिविडेंड पर शेयर द कंपनी कैन पे। तो पहली बात तो ये आपको नंबर ऑफ कॉमन स्टॉक के बारे में मालूम होगा, वो यहाँ पे 4 लाख शेयर्स दिए हुए हैं। तो आप यहाँ पे 14-4 को सॉल्व करते हैं। 14-4 ए पार्ट, डिविडेंड पर शेयर निकालना है। डिविडेंड पर शेयर निकालने के लिए टोटल अमाउंट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग, मैक्सिमम आप कितनी रिटेन्ड अर्निंग यानी आप मैक्सिमम डिविडेंड कितना दे सकते हैं जितनी वैल्यू आपकी रिटेन्ड अर्निंग में है, वो कितनी है? 19 लाख। 19 लाख को डिवाइड कर दें नंबर ऑफ शेयर्स के ऊपर, वो कितने हैं? 4 लाख शेयर। तो आपका जो आंसर आएगा डेट इज़ $4.75 पर शेयर। ये आपका डिविडेंड आ गया, ठीक हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं इसके बी पार्ट के ऊपर। बी पार्ट को अगर पढ़ें तो कहते हैं कि व्हाट इज़ इफ़ द फर्म हैज़ 1,60,000 इन कैश, व्हाट इज़ द लार्जेस्ट पर शेयर डिविडेंड। कहते हैं कि कैश की फॉर्म में हमने पास 1,60,000 है, तो हम फिर कितना कैश डिविडेंड या डिविडेंड पर शेयर दे सकते हैं। तो आप फिर डिविडेंड पर शेयर देंगे अगर वो कहते हैं कि हम कोई एडिशनल बोरिंग ना करें, तो आप मैक्सिमम वही पैसे दे सकते हैं 1,60,000। 1,60,000 कैन बी गिवन एज अ डिविडेंड, और 4 लाख शेयर्स के ऊपर हम डिवाइड कर देते हैं तो डिविडेंड पर शेयर कितना आ जाएगा? $0.40 पर शेयर, ठीक हो गया। यहाँ तक हमारी बात बी पार्ट की हो गई। उसके बाद आते हैं सी पार्ट। इंडिकेट द अकाउंट एंड चेंज इफ एनी दैट विल रिजल्ट इफ द फर्म पेज द डिविडेंड इंडिकेटेड इन पार्ट ए एंड बी। वो कहते हैं कि अगर हम पार्ट ए और पार्ट बी के ऊपर बात करें तो आपके जो indicate the accounts and changes if any that will result if firms pay the dividend indicated in part A and B। पार्ट बी, वो कहते हैं अगर हम डिविडेंड दें पार्ट ए और पार्ट बी में तो क्या अकाउंट्स में चेंज आएंगे। तो आप लिखेंगे कि रिटेन्ड अर्निंग ऑफ द कंपनी विल डिक्रीज बाय 19 लाख फॉर पार्ट ए। पार्ट ए के लिए उसमें कमी आएगी 19 लाख की। फिर आप लिखेंगे रिटेन अर्निंग विल डिक्रीज, क्योंकि हमने कैश जो देंगे रिटेन अर्निंग को डिक्रीज कर देगा। रिटेन अर्निंग विल डिक्रीज बाय 1,60,000 फॉर पार्ट बी। पार्ट बी में इसकी कमी आ जाएगी 1,60,000 की। उसके बाद आ जाए डी पार्ट के ऊपर। इंडिकेट द इफेक्ट्स ऑफ 80,000 कैश डिविडेंड ऑन स्टॉक होल्डर्स इक्विटी। वो कहते हैं कि हमारे स्टॉक होल्डर्स इक्विटी पे अगर हम 80,000 का डिविडेंड देंगे तो उस पर क्या इफेक्ट आएगा। तो सिंपल सी बात है कि सर आप 80 दें, आप 40 दें, आप जितना मर्जी दें, अगर आपने 80,000 का कैश डिविडेंड दें, कैश चाहे दे रहे हैं एसेट की फॉर्म में, लेकिन उसकी डिडक्शन कहाँ से होनी है? रिटेन्ड अर्निंग की। तो आप फिर यहाँ पर लिखेंगे कि रिटेन्ड अर्निंग विल डिक्रीज बाय $80,000 विल डिक्रीज बाय $80,000। यहाँ तक आपकी बात ये प्रॉब्लम 4-4 कंप्लीट हो गई। अब हम प्रॉब्लम 14-5 के ऊपर आ रहे हैं। 14-4 कंप्लीट हो गया, 14-5 पे आ रहे हैं। डिविडेंड कॉन्स्टेंट, अ फर्म हैज़ 80,000 8 लाख इन पेड इन कैपिटल, रिटेन अर्निंग ऑफ 40,000। फर्म के पास पेड इन कैपिटल कितना पड़ा है? 8 लाख का। रिटेन अर्निंग कितने की है? 40,000 की, इंक्लूडिंग द करंट ईयर अर्निंग। इसके अंदर इसी रिटेन अर्निंग में इस साल की अर्निंग आपने ऐड कर दिया। 25,000 शेयर्स ऑफ कॉमन स्टॉक, आपके 25,000 शेयर्स ऑफ कॉमन स्टॉक ऐसे ही ऐड हो गए हैं। आउटस्टैंडिंग इन द करंट ईयर एंड 29,000 ऑफ द रिटेन अर्निंग अवेलेबल फॉर द कॉमन स्टॉक होल्डर। इट इन द करंट ईयर इट हैज़ 29,000 अर्निंग अवेलेबल फॉर कॉमन स्टॉक। आपने अर्निंग अवेलेबल फॉर कॉमन स्टॉक कितने की लिया? 29,000 की। वट इज़ द मोस्ट अ फर्म कैन पे अ कैश टू ईच कॉमन स्टॉक होल्डर। वो कहते हैं मैक्सिमम आप अपने कॉमन स्टॉक होल्डर्स को कितना पे कर सकते हैं। तो अब इसमें सिर्फ और सिर्फ एक छोटी सी बात जो आपने समझनी है कि हमारे पास रिटेन्ड अर्निंग
इंक्लूडिंग करंट ईयर अर्निंग, रिटेन अर्निंग 40,000 और अगले सफ़े पे उन्होंने हमें कितनी बताई है अर्निंग अवेलेबल फॉर कॉमन स्टॉक 29,000, यानी ये 29,000 पहले ही इस 40,000 का पार्ट बन चुके हैं। ये 29,000 जो पिछले सफ़े पे आपको दिया हुआ है, दोबारा समझिए, 29,000 की करंट ईयर की जो अर्निंग अवेलेबल फॉर कॉमन स्टॉक है ये रिटेन अर्निंग में पहले ही ऐड हो चुकी है, तो आपकी रिटेन अर्निंग 40,000 की पड़ी हुई है। तो वो कहते हैं मैक्सिमम आप कितना पे कर सकते हैं, हमारे पास 25,000 शेयर आउटस्टैंडिंग हैं, तो डिविडेंड पर शेयर निकालने के लिए यहाँ डिविडेंड पर शेयर इज इक्वल टू $40,000 एज योर रिटेन अर्निंग डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर दैट इज़ 25,000 शेयर आपके कॉमन स्टॉक के जो आउटस्टैंडिंग है, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी $1.60 पर शेयर। यहाँ तक आपकी बात ये कंप्लीट हो गई। बी पार्ट में देखें, वो कहते हैं द व्हाट इफेक्ट वुड अ कैश डिविडेंड ऑफ $0.80 पर शेयर हैव ऑन द फर्म बैलेंस शीट। वो कहते हैं बैलेंस शीट के ऊपर कितना इफेक्ट आएगा अगर कंपनी ने अपना $0.80 का पर शेयर डिविडेंड पे किया है। तो आपने इसकी वैल्यू, ये ए पार्ट सॉल्व हो गया। बी पार्ट में आप क्या करेंगे, $0.80 को मल्टीप्लाई कर देंगे 25,000 शेयर से, ठीक है। तो इसका जो आपके पास आंसर आएगा वो नियर अबाउट 20,000 आ जाएगा, ठीक है। आपने क्या बताना है कि आर किसके ऊपर इफेक्ट कह रहे हैं, हैव ऑन बैलेंस शीट, एसेट्स will decrease by $20,000, liabilities and owners equity will decrease by $20,000। बस ये सिंपल सी बात है, ये बी पार्ट सॉल्व हो गया। सी पार्ट की बात करें, वो कहते हैं इफ़ द फर्म कैन नॉट रेज एनी न्यू फंड्स फॉर एक्सटर्नल सोर्सेज what do you consider the key constraint with respect to the magnitude of the firm's dividend per share। वो कहते हैं अगर हम कोई भी और डिविडेंड बाहर से एक्सटर्नल फंडिंग ना क्रिएट करें तो फिर हमारे लिए कौन सी चीज़ सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल है डिविडेंड पे करने में। तो आपका आंसर आएगा सर द कैश इज़ द बिगेस्ट कॉन्स्ट्रेंट इन द फॉर द कंपनी इन ऑर्डर टू पे द डिविडेंड, क्योंकि जब अगर हम और फंडिंग नहीं लेंगे तो जितना कैश होगा बस वही उतना ही दे सकते हैं, क्योंकि उसके अलावा हमारे पास कैश अवेलेबल नहीं है। उसके बाद हमारा रिक्वायरमेंट नंबर 14-6 आता है। 14-6 के अंदर आपने क्या करना है, उन्होंने हमसे एक बात की है कि बेनेट फर्म इक्विपमेंट सेल्स इन कॉर्पोरेशन इज इन अ हाई साइक्लिक बिजनेस ऑल्दो द फर्म हैज़ अ टारगेट पे आउट पॉलिसी ऑफ 25%। कंपनी की टारगेटेड पे आउट पॉलिसी क्या है, 25%। इट्स बोर्ड रियलाइजेज दैट स्ट्रिक्ट एडहेरेंस टू द रेशियो वुड रिजल्ट इन फ्लक्चुएशन डिविडेंड एंड क्रिएट अनसर्टेनिटी फॉर द फर्म स्टॉक होल्डर। कहते हैं कि 25% जो आपने टारगेट सेट किया है, ये जो आपके शेयर होल्डर्स है इससे डीमोटिवेट हो सकते हैं, आप ये फिक्स ना करें। Therefore the firm had declared a regular dividend of $0.50। उन्होंने कहा जब भी साल कंप्लीट होगा हमने $0.50 पर शेयर डिविडेंड देना है विद अ एक्स्ट्रा कैश, ये रेगुलर आ गया, ठीक है, विद अ एक्स्ट्रा कैश डिविडेंड टू बी पेड व्हेन अर्निंग जस्टिफाई देम। जब भी हमें अर्निंग ठीक ठाक ज़्यादा लगेगी तब हम एक्स्ट्रा डिविडेंड देंगे। अर्निंग पर अब जस्टिफिकेशन कहाँ लिखी होगी, नीचे आपको कहीं ना कहीं रिक्वायरमेंट में कोई ऐसी बात लिखी होगी जिससे आपको पता चलेगा कि इसके अंदर हमने एक्स्ट्रा डिविडेंड देना है, ठीक है। अर्निंग पर शेयर फॉर द ईयर, अर्निंग पर शेयर उन्होंने हमें वैसे ही दे दिया। अब आपने क्या करना है, आपको उन्होंने आपसे ये कहा है कि आपने इस कंपनी के जो कैलकुलेट द पे आउट रेशो, आपने कंपनी की पे आउट रेशो कैलकुलेट करके बतानी है। आप पे आउट रेशो कैसे कैलकुलेट करते हैं, हमारे पास अर्निंग पर शेयर कितनी आ रही है, पहले तो मैं यहाँ पे अर्निंग पर शेयर लिखता हूँ 2007, एक मिनट में अपनी आसानी के लिए ज़रा यूँ कर लेता हूँ, हाँ 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, ये हमारी आ गई नंबर ऑफ़ ईयर्स। अर्निंग पर शेयर इसका 1.97, फिर 2.15, फिर 2.80, फिर 2.20, फिर 2.40 एंड $3। जब आप अब उसके आपने अर्निंग देख ली, उसके बाद अब आपने क्या करना है, आपने पे आउट पॉलिसी पे आउट परसेंटेज निकालनी है। आपने डिविडेंड कितना दे रहे हैं, 0.50, 0.50, 0.50, 0.50, 0.50, 0.50, ठीक हो गया। अब आपने पे आउट पॉलिसी क्या होती है, दिस डिविडेंड विल बी कंपेयर्ड विद योर अर्निंग पर शेयर, ठीक है। आपने अपने डिविडेंड को कंपेयर करते जाना है अपनी अर्निंग पर शेयर के साथ, ठीक हो गया। तो यहाँ पे कैलकुलेटर ज़रा यूज़ करते हैं, एक सेकंड में कैलकुलेट कर लूँ।
अच्छा बच्चे, मैंने आंसर्स कैलकुलेट कर लिए हैं। आपका जो पहले साल की जो यहाँ पे परसेंटेज आएगी वो आएगी 25। ये पे आउट रेशो आएगी, पे आउट रेशियो जो आपकी कैलकुलेट होगी परसेंटेज में वो आ रही, पहले साल की आ रही है 25.4%, दूसरे साल की आ रही है 23.3%, तीसरे साल की 17.9%, चौथे साल की आपकी आ रही है 22.9%, फिर 20.8% एंड देन यू विल हैव 16.7%। तो ये आपकी परसेंटेज आ गई। उन्होंने हमसे मांगा क्या था, यू हैव टू कैलकुलेट द पे आउट रेशो। तो हमने पे आउट रेशो कैलकुलेट करके दे दिया कि डिविडेंड को कंपेयर किया विद योर अर्निंग और ये परसेंटेज, ये सारी परसेंटेजेस में आंसर आ गया। यहाँ तक आपकी बात कंप्लीट हो गई। इसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद बी पार्ट देखें, कैलकुलेट द डिफरेंस बिटवीन द पे आउट 0.50 एंड 25%। अगर हम इसी अर्निंग का 25% देते जाते और जो हम 0.50 दे रहे हैं तो इन दोनों में फ़र्क कितने है, अब आपने वो कैलकुलेट करना है। तो अगर आप अपनी अर्निंग पर शेयर, पहले तो आपको यहाँ पे निकालना पड़ेगा, ये ए पार्ट सॉल्व हो गया। बी पार्ट में देखें, उन्होंने आपको कहा कि पहले आप इसका 25% कैलकुलेट करें, फिर उसको इस वाली से कंपेयर करके बताएं हमने कहाँ ज़्यादा पे किया और कहाँ कम पे किया है। तो अगर हम इसका 25% निकालें, जो आपका आ रहा है क्या कहते हैं, 1.97 का 25% कैलकुलेट करते हैं। 1.97 मल्टीप्लाई 25%, ठीक है। ये आप आंसर देख लें 0.4925। यानी अगर हम अपनी पुरानी पॉलिसी पे चलते जो कि क्या था कि 25% आपने डिविडेंड देना है, तो अगर अर्निंग पर शेयर 1.97 का 25%, तो अब आप डिविडेंड कितना देते हैं 0.4925। तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि अगर 25% डिविडेंड देते तो हमें 0.497 डिविडेंड देना पड़ता, फिर डॉलर, ठीक है। फिर दूसरे में हमें कितना देना पड़ता है 0.54, फिर तीसरे में हमें कितना देना पड़ता है 0.70, फिर चौथे में आपको कितना देना पड़ता 0.55, फिर पाँचवें में आपको कितना देना पड़ता है 0.60, फिर आपको तीसरे साल में कितना देना पड़ता है 0.75। तो कहते हैं कि अब इन दोनों का डिफरेंस निकालें। ये जो आपने डिविडेंड दे रहे हैं 0.50, 0.50 और 0.50, इसको कंपेयर करें 25% वाली पॉलिसी और इसका डिफरेंस निकाल के दिखाएं। तो हमने यहाँ पे डिफरेंस निकालते हैं। पहले साल जो आपको डिफरेंस आएगा वो $0.01 का आएगा। ये यानी हमने अब ज़्यादा दिया है, लेकिन अगर 25 पॉलिसी के साथ चलते हमें कम देना पड़ता। लेकिन उसके बाद हर साल में आप देखें, आपने पहले दूसरे साल में 0.04, ये नेगेटिव का आंसर आ रहा है, यानी आपने उल्टा ज़्यादा पे, अगर आप ज़्यादा पे करते अभी आपको कम पे किया। आपने 0.50 पे किया, अगर 25 वाली पॉलिसी के साथ चलते तो आपको 0.54 पे करना पड़ता। दूसरे में फिर आप देखें -0.20, ये आपने ज़्यादा पे किया, पे करते, मतलब अभी तो आप ये पे कर रहे हैं ना, अगर ये होता तो फिर आपको ये पे करना पड़ता। फिर -0.05, ये भी ज़्यादा पे करना पड़ता, लेकिन शुक्र है हम 0.50 वाली पॉलिसी पर चल रहे हैं। 0.10 पे करना पड़ता नेगेटिव में, और 0.25 पे करना पड़ता। लेकिन अब हम क्योंकि ये कर रहे हैं, ये 25% वाली पुरानी पॉलिसी में हमें उल्टा ज़्यादा पैसे पे करने पड़ते, तो एक साल तो हमने सिर्फ ज़्यादा पे किया 0.50, और 25% वाली पॉलिसी में हमें कम पे करना पड़ता। लेकिन रेस्ट ऑफ द ईयर यू आर ऑब्जर्विंग कि हमने ज़्यादा पेमेंट करनी पड़ती, लेकिन अब हम बच गए हैं। ये आपका बी पार्ट सॉल्व हो गया। सी पार्ट के अंदर आएँ तो सी पार्ट में वो कहते हैं हमें कि Bennett has established a payout policy of an extra dividend of 0.25 only when the difference between the regular dividend policy and the 25% payout amount to $1 or more. Show a regular and extra dividend in those years when the earning dividend when an extra dividend would be paid, ठीक है, and along with that what would be done with the extra earning that are not paid out। तो अब उन्होंने हमसे ये बात पूछी है कि आप हमें सिर्फ ये बताएं, दोबारा मैं इस बात को पढ़ लेता हूँ। Bennett has established a payout policy of an extra dividend of $0.20 only when the difference between the payout policy when the difference between regular dividend and 25% amount to $1 और मोर। अगर दोनों में फ़र्क $1 का आ रहा है या उससे ज़्यादा का आ रहा है तो अब आप 0.25, दोबारा मेरी बात समझे बेटा, अगर आपकी रेगुलर डिविडेंड पॉलिसी और 25% वाली पॉलिसी में दोनों में जो डिफरेंस $1 तक या उससे ज़्यादा का आ रहा है, तब आप एक्स्ट्रा डिविडेंड देंगे $0.25 का। तो हम यहाँ पे सिंपल सी बात देखते हैं कि सर कहीं पे भी डिफरेंस $1 का आ ही नहीं रहा। सी पार्ट में आएगा नो एक्स्ट्रा डिविडेंड as
$1 difference is present in even 1 year, यानी एक साल में भी कोई ऐसा एक्स्ट्रा साल नहीं है जब इनका डिफरेंस $1 हो, क्योंकि जब डिफरेंस $1 का होगा तब हमें 0.20 एक्स्ट्रा डिविडेंड देना पड़ेगा। तो जो ये तो देना ही नहीं पड़ेगा क्योंकि कहीं पे भी एक डॉलर या उससे ज़्यादा का डिफरेंस नहीं आया। तो सी पार्ट में नो एक्स्ट्रा डिविडेंड विल बी पेड। डी पार्ट में आप आ जाएं, वो कहते हैं द फर्म एक्सपेक्ट दैट अ फ्यूचर अर्निंग पर शेयर विल कंटिन्यू टू साइकिल बट विल रिमेन अबव $2.20 पर शेयर। वो कहते हैं जब हमारी अर्निंग पर शेयर, आपने देखा है कि यहाँ पे भी आप ये साल दिखाई दे रहे हैं, उसमें कह रहे हैं $2.20, हर साल अर्निंग पर शेयर $2.20 से ज़्यादा ही होगी। What factor should be considered in making the revision to the amount paid as a regular dividend if the firm revise the regular dividend policy? तो आप ये कहते हैं कि अगर सर आपको यकीन है, अब इसका आंसर हम क्या लिखते हैं, इफ़ यू आर श्योर, मैं सुन लें पहले फिर मैं लिख के भी दिखा देता हूँ। इफ़ यू आर श्योर दैट द अर्निंग पर शेयर विल बी $2.20, तो 25% ऑफ इट मस्ट बी एज अ रेगुलर डिविडेंड पॉलिसी। यानी अगर आपको कंफर्म है कि सर $2.20 आपका अर्निंग पर शेयर हर साल आनी ही है, तो इसका 25% शुड बी रेगुलर डिविडेंड। ये मैंने सजेशन दिया कि भाई सर ये फिर इस तरह होना चाहिए। ये यहाँ तक हमारी डिस्कशन 4-6 तक कंप्लीट हो गई है। 4-7 के ऊपर बात करते हैं अगले पार्ट में इंशाल्लाह। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।